हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार सेशन होने वाला है एक महाजनपद काल का। और यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे पूरा महाजनपद एक साथ पढ़ने का। हाँ, पूरा महाजनपद एक साथ पढ़ने का। अब मुझे याद नहीं मैंने लास्ट क्लास कहाँ पर छोड़ी थी और कितना हो गया था, तो इसको हम लोग महाजनपद काल से ही शुरू करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद लास्ट क्लास में रिकॉर्ड कर रहा था बंद हो गई थी, फिर मैं अपलोड भी नहीं किया, वो हट भी गई और ऑटोमेटिकली हट गई थी। चलो, तो महाजनपद काल आपको पता है, आपको 16 महाजनपद मिलती है। फिर आपको 16 महाजनपद मिलती है। महाजनपद आपको कहाँ मिलेगी? आपको भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलती है, इतना आपको पता है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? ट्राइबल कम्युनिटी कम्युनिटी से की थी, जन से की थी। फिर जनपद पे आए थे हम लोग, फिर हम लोग अब महाजनपद पे आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी में। मैं इसको एक बहुत सरल मानता हूँ, टफ मानता हूँ। क्यों? यहाँ पे आप जब पढ़ोगे बताओ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपको राजधानियां पूछ लेगा, किस नदी के किनारे पे पूछ लेगा, एमपी में कौन सी महाजनपद है, कौन सा राजा किससे संबंधित है। यहाँ से पूरे 25 से 30 फैक्ट जो आपसे पूछेंगे। हालांकि क्लास बहुत बड़ी है क्योंकि मोस्टली फैक्ट बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है ना। कई बार आपको वैसे पता है एमपी में 2 महाजनपद होती हैं आपकी, एक अवंती एक चेदी महाजनपद। बट महावास्तु ग्रंथ के अनुसार एमपी में 3 महाजनपद आती है, दसाड़, तो वो भी आपसे पूछ लेता है एपी के लिए, ठीक है ना। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्लास में करने का हम लोग ट्राई करेंगे, एक क्लास में पूरा कर लें। तो भारतीय और एक क्लास प्रॉपरली बेटा यूजीसी नेट के लिए नहीं है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के माइंड ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जा रही। कंटेंट वाली सबका सेम होता है, बट जिस एग्जाम के हिसाब से, तो उसी एग्जाम के हिसाब से मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। ज्यादा फुल डिटेल एक्सप्लेन नहीं है कि फालतू की बकवास करो हर एग्जाम के लिए, बराबर ना। तो इसको माइंडसेट कर लेना कि मेरा एक क्लास ओनली एमपी एपी के लिए है, या आप और भी अदर एग्जाम की एपी है वहां के लिए देख सकते हो, बट नेट के लिए नहीं। नेट बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है। भारत में राजनीतिक और एमपी की सभी जो वर्ग हो, तो वहां पे भी काम में आ जाएगा। भारत के राजनीतिक इतिहास का वास्तविक आरंभ कब से? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, लगभग 650 ईसा पूर्व से। इस काल में क्या था, कुछ छोटे छोटे जनपद जो जन थे आपके, विकसित होकर बड़े बड़े जनपद बन गए और बाद में महाजनपद बन जाते हैं। महाजनपदों के उदय को कुछ कारण यहाँ पे दिए गए कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ है। नंबर 1 आपका, तो ये लोहे प्रौद्योगिकी क्या आता है आपका? आपका आयरन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आता है आपका। ये आयरन आता है। आयरन से क्या होता है आपके पास, क्या होता है कि जो पश्चिमी बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपके घने जंगल थे। इन जंगलों को काटने में आसानी होती है। इससे क्या होता है, आपका कृषि भूमियां बनती है और उत्पादन में आपकी क्या बनती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये आपका लोहे काटते, जिससे क्या उत्पादन में वृद्धि हुई, अधिशेष हुआ, तो नगर का विकास हुआ, नगर से शहर का विकास हुआ, शहर से आपको क्या बिल्कुल महाजनपद की स्थिति बन गई आपकी। अब प्रत्येक व्यक्ति को आपको खेती करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जाके केंद्र में रह सकते हैं, शहर में रह सकते हैं, अलग क्षेत्रों में जाके रह सकते हैं, जहाँ पे शिल्प इत्यादि का विकास होगा, वाणिज्य इत्यादि का विकास होगा, ठीक है ना। कृषि का विकास होता है। कृषि के विकास से क्या होता है बेटा, अधिशेष उत्पादन होता है, वही जनसंख्या वृद्धि होती है, स्थायी जीवन मिलता है। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास होता है। व्यापार शिल्प वाणिज्य के विस्तार से क्या हुआ, आर्थिक जीवन संगठित हो जाता है और जन से जनपद की ओर और जनपद से महाजनपद की ओर विकास होता है। बात करते हैं मगध की, तो आपको पता है मगध एक महाजनपद है, क्योंकि सभी महाजनपद शक्तिशाली होता है। आते हैं 16 महाजनपद। तो आपको अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद दिए गए। अब कौन कौन से 16 महाजनपद है यहाँ पे देखो, मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ कौन कौन से 16 महाजनपद है। ये आपका दी मैप बनाओ। तो अब मोस्टली आपको मैप याद करना है। एक कॉकरोच वाला मैप क्यों बन गया भाई? अभी वही सब माइंड में चल रहा है, कॉकरोच। चलो, ये देखो, महाजनपद की बात करते हैं तो 16 महाजनपद मैप आपको दिखा दो एक बारी। क्या 16 महाजनपद का मैप आपको बना के दिखा दूं, इससे आपको सारी महाजनपद याद हो जाएंगी। आपको मालूम दक्षिण भारत में ओनली एकलौती एक महाजनपद होती है। देखो, आप बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आपको ओनली एक ही महाजनपद मिलेगी, क्या बेटा? अस्मक आपको मिलेगी, जो कि कहाँ पे, गोदावरी नदी के किनारे मिलेगी, अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत की इकलौती महाजनपद है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कंबोज मिल जाएगा, कंबोज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गंधार मिल जाएगा, क्या? गांधार। आपको 2 महाजनपद आपको मिल जाएंगी, इस बात को आपको रखना है। आप यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे कुरु मिल जाएगा, कुरु महाजनपद मिल जाएगा आपको। फिर आपको पांचाल मिल जाएगा, फिर आपको मल्ल मिल जाएंगे, यहाँ पे मथुरा मिल जाएगा, मल्ल मिल जाएगा।
ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको कौशल मिल जाएगा, काशी मिल जाएगा, अंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मत्स्य मिल जाएगा, ठीक है ना, सूरसेन मिल जाएगा, अवंती मिल जाएगा, सूरसेन मत्स्य अवंती मिल जाएगा, चेदी मिल जाएगा, वत्स कौशाम्बी, ठीक है ना। एक बार मैं आपको मैप बना के भेज भी दूंगा, तो इस पे मैप बिल्कुल बहुत गंदा आएगा और टाइम लगेगा। तो 16 महाजनपद में आपको, और फायदा क्या है कि एमपी में ऐसा नहीं पूछता कि उत्तर से दक्षिण लगाओ या पूर्व से पश्चिम लगाओ, सीधा पूछता है कि उत्तरी कौन सी है, एमपी में कौन सी है, सबसे दक्षिणी कौन सी है, सबसे पूर्वी, इतना आपसे पूछता है, वो इसमें मैंने बना रखा है ऑलरेडी। तो काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य, सुरसन, अस्मक, अवंती, ठीक है ना, और गंधार आपका हो गया, और कंबोज आपका हो गया। ये 16 महाजनपद वो है आपके बेटा जो आपकी अंगुत्तर निकाय में, किसमें बेटा, अंगुत्तर निकाय में दी गई है। बात करते हैं महावस्तु में, तो महावस्तु में क्या होता है, जो अंगुत्तर निकाय की 16 महाजनपद है, उनमें से गंधार और कंबोज जो आपकी पाकिस्तान में फिलहाल में है, उनको हटा देते हैं और दो नई महाजनपद जुड़ जाती है, सिबी और दसाण। दसाण आपकी एमपी में देखने को मिलती है। भगवती सूत्र की बात करें तो यहाँ पे भी 16 महाजनपद मिलती हैं, बट ये 16 महाजनपद आपकी अंगुत्तर निकाय की 16 महाजनपदों से अलग होती हैं। क्या आपने बात पढ़ी थी, आप लोग पढ़ते हो कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो महावस्तु से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, बट महावस्तु में दो आपकी अलग है, कौन सी, कंबोज और गंधर्व हटा देते हैं, और सिबी और आपकी दसाड़ वहां पे जुड़ जाती है। और भगवती सूत्र से भी आपकी 16 महाजनपद है, बट इनके मोस्टली नाम अलग है, बस सिर्फ 6 महाजनपद ऐसी हैं जो आपको एक से मिलेंगी। वो 6 कौन सी मिले आप उनको देख लो। कौशल आपको भगवती सूत्र में मिल जाएगी और अंगुत्तर निकाय में, काशी मिल जाएगी, वज्जी भी, वत्स भी, मगध भी, और आपकी क्या, अंग भी। तो आपको अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी, कौशल, ए एम वी वी के ए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसा बात कर लो, ए एम स्क्वायर वी स्क्वायर के स्क्वायर, अंगद, अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी, कौशल, ये वो 6 महाजनपद है जो आपकी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में समान मिलती है। अब भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, अंग, बंग, मगध, अंग, मंग, मगध, मगध, मलय, मालवा, अच्छ, वच्च, कोच, लाड़, पाड़, वज्जी, मोली, काशी, कौशल, अवाय, समुत्तर। आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको बता दिया है ये 16 महाजनपद आपकी अलग पाई जाती हैं, बस, ठीक है ना। जो सूची आपकी मानी जाती है अंगुत्तर निकाय की सूची सबसे प्रमाणिक मानी जाती है, इस बात को रखना है। यदि बात करूं महाजनपदों की विशेषताओं की, तो आपको मोस्टली महाजनपद आपको उत्तरी भारत में देखने को मिलेगी। क्यों, दक्षिण भारत में आपको एकलौती अंगुत्तर देख रही है। जो आपकी महाजनपद है उत्तरी पश्चिम सीमा से लेकर बिहार तक फैली हुई है। राजतंत्र तो गणतंत्र, वही आपकी महाजनपदों में राजतंत्र भी थे और गणतंत्र भी थे, याद रखना इस बात को। साम्राज्यवाद की बात करें तो साम्राज्यवाद इस काल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। काशी, कौशल, अंग और मगध जैसी जो आपकी महाजनपद होती हैं अपने साम्राज्य विस्तार की होड़ में दिखाई देती हैं आपको। मगध देखते हैं इन्हीं साम्राज्यवादी नीतियों में क्या होता है, मगध का उत्कर्ष होता है, ठीक है। महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना क्या थी, मगध का उदय, जिसने आगे चलकर क्या किया, संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा करते हैं। राजनीति राजतंत्र की बात करें, राजनीतिक राजतंत्र की बात करें तो इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकांश महाजनों पर क्या था, राजतंत्रात्मक साधन था। अधिकांश महाजनों पर राजतंत्रात्मक साधन था, बट कुछ पर आपको गणतंत्र भी दिखेगा, कुछ पर आपको क्या, गणतंत्र भी दिखेगा। देखते हैं कौन कौन सी वो महाजनपद पर राजतंत्र था। अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कोयम्बल, ये ऐसी महाजनपद है जिनके राजतंत्र में राजा केंद्र होता था। इनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद, राज परिषद एवं अन्य अधिकारी होते थे। क्या, राजा केंद्र में होता था, इनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद, राज परिषद और आपके अन्य अधिकारी होते थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं काशी की। अब एक एक महाजनपद देखते हैं, आप पे एक एक देखें, एक महत्वपूर्ण आपकी बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आते हो, जहां से क्वेश्चन आएगा उस पॉइंट को मैं 2 से 4 बार रिपीट करूंगा, बराबर। तो बात करते हैं काशी की। काशी आपकी उत्तरी में, काशी के उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में असी नदी आपको मिलती है। मतलब वरुणा और असी नदी के दोआब में आपको काशी प्रदेश देखने को मिलेगा। राजधानी वाराणसी है, राजधानी वाराणसी है, तो इन्हीं दोनों को मिला के वाराणसी, ठीक है ना, इन्हीं दोनों को मिला के वरुणा असी, वाराणसी राजधानी बनती है, ठीक है ना। वरुणा और असी नदी के मध्य में है। विशेषत्व की बात करूँ तो प्रारंभ में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आगे जाकर कौशल ने काशी को जीत लिया था, कौशल ने काशी को जीत लिया था, और कौशल के राजा कंस ने, किसने, कौशल के राजा कंस ने काशी को जीता था। 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का पिता अश्वसेन काशी के राजा माने जाते हैं, राजा थे। कौशल की बात करते हैं तो अवध और अयोध्या के क्षेत्र में था। जो आधुनिक अवध और अयोध्या का क्षेत्र है आपका, आधुनिक अवध और अयोध्या का क्षेत्र वो आपको क्या, कौशल है।
ठीक है। प्राचीन काल में से क्या कौशल कहा जाता था अवध अयोध्या को। विभाजन की बात करूं तो सरयू नदी कौशल को दो भाग में बांटती थी। कौन सी बेटा? सरयू नदी। कुछ करना है ना करना, इन नदियों के नाम याद रखना। ये कौन सी नदी किस महाजनपद से संबंधित है? सरयू नदी क्या आपको कौशल को दो भाग में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कुशावती। क्या उत्तरी की राजधानी आपको श्रावस्ती मिलेगी और दक्षिण में आपको कुशावती, क्या कुशावती देखने को मिलेगा। मध्य में आपको सरयू नदी देखने को मिल जाएगी। बाद में राजधानियां क्या होती है? साकेत होती है और अयोध्या होती है कौशल की राजधानियां। लोक शासक की बात करूं तो प्रसेनजीत कौशल के प्रमुख शासक थे। प्रसेनजीत आपके बुद्धकालीन कौशल का सबसे शक्तिशाली शासक था। अपनी बहन महाकौशला या कौशला देवी का विवाह किससे किया था उसने? बिंबिसार से किया था। अब मगध साम्राज्य पढ़ो बिंबिसार, तो पढ़ो बिंबिसार का विवाह कौशल नरेश, बिंबिसार का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से हुआ था। ठीक है ना, इस बात को आपका रखना है, ये वही है। ठीक है ना। बाद में क्या होता है? मगध और कौशल का क्या संघर्ष होता है। अजातशत्रु ऐसे अंकल थे तो ये इनके समय पे क्या होता है? कौशल और मगध के बीच संघर्ष होता है। बाद में संधि हो जाती है और प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करते हैं। सुनना, मैंने क्या बोला? प्रसेनजीत की बहन का विवाह किससे हुआ था? प्रसेनजीत की बहन का विवाह बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु और इनकी पुत्री थी कौन? वजीरा। इनकी पुत्री थी वजीरा। इनका विवाह हुआ आपस में। तो अजातशत्रु ने अपने मामा की छोरी से विवाह किया था। ठीक है, याद रखना, मामा की छोरी से विवाह किया था। तो आपको आते हैं बिडू बिडूढम्ब प्रसेनजीत के पुत्र थे। मंत्री दीर्घचारायण थे। दीर्घचारायण इनके मंत्री थे। ठीक है ना। इनके साथ मिलकर षड्यंत्र किया था बिडूढम्ब ने। प्रसेनजीत का जो पुत्र था मंत्री दीर्घचारायण के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। प्रसेनजीत मगध से भागा किंतु राजागृह में उसके पास मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। बाद में विदुरम और उसकी सेना ने राप्ती नदी की बाढ़ में नष्ट हो गई थी। इसके बाद कौशल मगध में मिल गया था। ध्यान रखना, कौशल किस में? जाके मगध में आपका मिल जाता है। ठीक है ना, इस बात को आपको रखना है। ये नाम आपसे पूछा गया एक बार, किसी बिहार के एग्जाम में पूछा गया था। विदुरम किस वंश से संबंधित था? ध्यान रखना, कौशल वंश से संबंधित है। कौशल महाजन से संबंधित है। प्रसेनजीत का पुत्र है। अंगी की बात करें और देखो यहाँ पे एक और चीज, हम लोग वैसे क्या पढ़ते हैं, यही अंतर है आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। हम लोग पढ़ते हैं कि कौशल को अजातशत्रु ने जीता था। कौशल को अजातशत्रु ने कैसे जीता? भैया प्रसेनजीत का जो पुत्र था विदुरम, भाई साहब क्या करते हैं? अपने मंत्री के साथ मिलकर प्रसेनजीत के खिलाफ क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं। और प्रसेनजीत कौन है? अजातशत्रु का ससुर है। कौन है? ससुर है। ठीक है ना। जब प्रसेनजीत जाता है राजागृह में अजातशत्रु के पास मदद मांगने के लिए, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अजातशत्रु क्या करता है? सब आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने सोचते हैं, बट विदुरम पहले ही राप्ती नदी की बाढ़ में बह जाते हैं और वही कौशल प्रदेश फ्री हो जाता है और अपने मामा का प्रदेश जीत लेते हैं। पर अजातशत्रु, ठीक ना। ये होता है पढ़ने का वे इंटरव्यू के लिए। ऐसी कहानी आप कब पढ़ोगे? बहुत पूरा डिटेल में पढ़ोगे, बराबर ना। और इसके अलावा कई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बट आपका एग्जाम फैक्चुअल है, इसलिए मोस्टली फैक्चुअल डाटा मैं आपको लेके आ रहा हूँ। अंग की बात करें तो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में है। अंग की बात करते हैं तो वर्तमान में भागल और मुंगेर क्षेत्र में है। राजधानी इसकी चंपा मिलती है। राजधानी क्या इसकी? चंपा मिलेगी। और अन्य नाम क्या है इसका? चंपा का मालिनी। तो अंग भागलपुर मुंगेर चलेगा वर्तमान में। ये आपसे पूछता है वर्तमान, ठीक ना। चंपा राजधानी है, ठीक ना। अन्य नाम क्या है इसका? मालिनी। प्रमुख तत्वों की बात करूं तो महागोविंद ने नगर की योजना बनाई थी। क्या? महागोविंद ने महागोविंद ने क्या नगर योजना बनाई थी। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। तो बिंबिसार ने अंग को अपने आप में अधीन किया था। ठीक ना। बिंबिसार ने क्या किया था? अंग को मिलाया था। और अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया था। ये आपका वहां का क्या बोलते राजकुमार नियुक्त किया था। ठीक ना, गवर्नर। बज्जी की बात करते हैं तो बज्जी 8 संघों का संघ था। ये आपको गणतंत्र के हिसाब से बज्जी क्या था? आपका 8 संघों का संघ था। प्रमुख कौन से? लिच्छवी वैशाली के, विदेही मिथिला के और ज्ञात्रक कुंडराम के। ये पूछा कि आपसे ज्ञात्रक कहाँ के थे? कुंडराम के थे। विदेही मिथिला के थे और लिच्छवी आपके वैशाली के थे। अन्य 5 कौन से थे? उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, वज्जी और कौरवई। यार ना, वज्जी 8 संघों का समूह था। प्रमुख कौन से? लिच्छवी, विदेही, ज्ञात्रक। तो अन्य कौन से? उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, वज्जी, कौरवई। ये 8 संघों का समूह वज्जी था। शासन व्यवस्था प्रारंभ में राजतंत्र, बाद में गणतंत्र हो गई। मल्ल की बात करें बेटा, मल्ल की बात करें तो मल्ल का प्रमुख केंद्र पावा या कुशिनारी था। ये भी आपका प्रमुख गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान देवरिया क्षेत्र माना जाएगा। प्रारंभ में राजतंत्र, बाद में गणतंत्र हो गया। प्रमुख शासक मल्ल के कौन है बेटा? उक्काक है। उक्काक आपके
प्रमुख शासक है, ये भी आपसे पूछा गया है। ओक्का कहाँ का शासक है? मल्ल महाजनपद का है कुछ जातक के अनुसार। चेदी की बात करते हैं तो चेदी की राजधानी सुक्तोमती सोतुपति है। प्रमुख शासक शिशुपाल थे, महाभारत में इनका उल्लेख है। चेदी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, प्रयागराज और बांदा के मध्य देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है ना। राजधानी कौशाम्बी की थी। एक मिनट, वत्स, ये आपका होगा चेदी, आपका वत्स आ गया यहाँ पे, ये वत्स बोला यहाँ पे, ये तो आपको मध्य प्रदेश में, चेदी बुंदेलखंड में आ रहा है, छतरपुर रीजन में। ये वत्स की बात कर रहे हैं, वत्स कहाँ पे है? आधुनिक प्रयागराज और बांदा में। वत्स कहाँ बेटा? वत्स आपका आधुनिक प्रयागराज और बांदा में। राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स के लोग हस्तिनापुर छोड़कर आए थे, कुरुवंशीय थे। 5वीं शताब्दी में कौशाम्बी में किलेबंदी की थी। प्रमुख शासक वत्स उदयन थे। उदयन ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत और उसकी पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। क्या? उदयन ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। इस बात को आपको रहना, उदयन ने अवंती के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। और इसी की कहानी भास के द्वारा लिखे गए सुप्रभाष दत्ता नाटक में मिलती है। इनकी कहानी कहाँ मिलती है भैया? इन्हीं की कहानी कहाँ मिलती है? भास द्वारा रचित स्वप्नवास दत्ता में। क्या कहानी मिलती है कि जो आपके कहाँ का बेटा, जो आपके वत्स के राजा थे उदयन, उनका विवाह अवंती के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से होती है, ठीक है ना। इससे अवंती और वत्स की क्या होती है? शत्रुता समाप्त हो जाती है। धार्मिक पक्ष की बात करूं तो प्रारंभ में उदयन जैन था, बाद में पिंडुल भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन गए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके प्रभाव बौद्ध बना था? तो पिंडुल भारद्वाज। प्रारंभ में क्या था बेटा? उदयन आपका जैन व्यक्ति था, बाद में क्या बन जाता है आपका? बाद में पिंडुल भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन जाते हैं। और जब भारद्वाज शब्द आता है ना तो ये समझ नहीं पाते, सब लोग हिंदू टिक कर देते हैं, कि नहीं, या इनका नाम नहीं पकड़ पाता, तो इसको आप कह रहे हैं पिंडुल भारद्वाज नाम है आपका, ठीक है। उसी तरह हम भाई बिहार की बात करूँ, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल होता है, तो कौशाम्बी में स्थित है, ठीक है, कौशाम्बी में स्थित है। निर्माणकर्ता कौन बेटा? श्रेष्ठी घोषित है। कौन है? श्रेष्ठी घोषित है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। तो कुरु आपका मेरठ दिल्ली थानेश्वर क्षेत्र में। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी और इसके बुद्धकालीन शासक कौन थे? कौरव थे। ये पूछा गया है कुरु के बुद्धकालीन शासक कौन है? कौरव है। पांचाल की बात करूं तो वर्तमान बदायूं बरेली फर्रुखाबाद क्षेत्र में। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी की अहिच्छित और दक्षिणी कांपिल राजधानी थी। क्या? उत्तरी पांचाल की अहिच्छित राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की कांपिल राजधानी थी। मदस की बात करूं तो मदस आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में था। मदस कहाँ पे आपका? जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में था। राजधानी क्या थी बेटा इसका? विराटनगर था। राजधानी इसकी क्या थी? विराटनगर थी। और संस्थापक विराट था, यार। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, संस्थापक विराट, वर्तमान जयपुर, भरतपुर, अलवर। जी आपसे बार बार इसका एरिया पूछा है, बार बार। पता नहीं मत्स्य से क्या प्रेम है कि एमपीपीएससी इसी का आधुनिक क्षेत्र बार बार पूछती है आपसे। सूरसेन की बात करूं तो ब्रजमंडल आपका हो गया मथुरा आसपास। राजधानी मथुरा थी। यूनानी राजा शूरसेनी कहते थे, राजधानी मथुरा कहते थे इसको, ठीक है ना। सूरसेन की प्रमुख शासक अवंती पुत्र थे, ये यदुवंश के शासक थे यहाँ पे। अस्मक की बात करूं सॉरी, तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद थी, गोदावरी नदी के तट पर थी। राजधानी पोटली या पोतन थी। अवंती ने इसे अपने में मिला लिया था। गंधार कहाँ पे था बेटा? पेशावर, रावलपिंडी में था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दूसरा प्रमुख नगर पुष्प कलावती। आपसे पूछा गया है पुष्प कलावती किसका दूसरा नगर था? गंधार का। एक आपका तक्षशिला हो गया और दूसरा नगर आपका हो गया पुष्प कलावती। विशेष शस्त्र की बात करूं तो रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। क्या? यदि बात करूं तो किसने? रामायण के अनुसार रामायण के पुत्र भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। तक्षशिला आपका शिक्षा और व्यापार का केंद्र था। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने कौन कौन आया था? जीवक, चाणक्य, प्रसेनजीत, ये तीनों तक्षशिला से संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखना। चाणक्य वही जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। प्रसेनजीत वही जो अवंती, ठीक है ना। प्रसेनजीत आपके जो आपके कौशल के नरेश थे, वही प्रसेनजीत है आपके। जीवक आपके बहुत बड़े क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। इनका जीवक का ग्रंथ क्या बताने एक बारी। प्रोक की बात करूं तो यार ना पुक्कू साथी जिसके मगध के राजा बिंबिसार से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बाद में हकमनी शासक हेरिडेरियस का गंधार पे क्या हो गया था? अधिकार हो गया था, ठीक है ना। बात करें कंबोज की तो दक्षिण पश्चिम कश्मीर, अफगानिस्तान का कुछ भाग कंबोज में आता है। ये आपसे पूछे दक्षिण पश्चिम कश्मीर और अफगानिस्तान कुछ भाग कहाँ पे? कंबोज में आता है। वर्तमान राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी।
याद रखना, आपका जो कम्बुज है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे चंद्रवर्धन और सुदक्षिण आपके प्रमुख शासक थे। चंद्रवर्धन और सुदक्षिण आपके प्रमुख शासक थे। प्रारंभ में राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हो गया। कौटिल्य का उल्लेख है, कौटिल्य ने गंधार और कम्बुज के बारे में लिखा है। वातरा शास्त्र उपजीवी, क्या कौटिल्य ने गंधार और कम्बुज को वास्त्रास्त्र शास्त्र भी कहा है? ये आपसे पूछा गया है शब्द, क्या वास्त्रास्त्र छात्र जीवी, है ना। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, व्यापार करते हैं और शास्त्र का भी काम करते हैं, मतलब इस सब कुछ चलाना जानते हैं, ठीक ना। वास्त्रा शस्त्रोपजीवी किसने? कौटिल्य ने उल्लेख किया है गंधार और कंबोज में। अभी किसी पेपर में पूछा गया था एमपीपीएससी के ही, और आई थिंक मैंने भी गलत किया था इसको, ठीक है ना। बात करते हैं अवंती की, तो पश्चिमी मालवा, मध्य मालवा में दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। अच्छा, ऐसी महाजन को बताओ जिनको दो भाग में, एक पांचल हो गया, एक अवंती होगा, एक और क्या पढ़ा था हमने, बताओ। तीन ऐसी महाजन तो पढ़ लिया अवंती शायद हमने, जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया। पांचाल हो गया, अवंती हो, एक और क्या था जल्दी बताओ। विभाजक नदी कौन सी बेटा? वेत्रवती है। एक वेत्रवती बहुत पूछी गई है, ठीक है। चंड प्रद्युत यहाँ के शासक है, चंड प्रद्युत यहाँ के शासक है, ठीक है ना। चलो, विशेष तथ्य की बात करूं तो महावक जातक के अनुसार उसकी कठोर नीति कारण उसे चंड प्रद्युत कहा गया। वैसे प्रद्युत नाम इसका है, बट चंड प्रद्युत कहा गया, ठीक है ना। देखो, ये राजधानी याद करो, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली, मल्ल, आपकी कुशीनगर, पावा, चेरी, सुक्ति, मती, वत्स, कौसाम्बी, पूर्व हस्तिनापुर, पांचाल, ऐचिन, मत्स्य, विराटनगर, सूरसन, मथुरा, अस्मक, पुतन, गंधार, तक्षशिला, कम्बुज, राजपुर, हटक, ये आपकी अवंती, उज्जैनी। अवंती देखो, अवंती उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में एक था। इसकी शक्ति का मुख्य आधार क्या था बेटा? विकास, विकसित लोह प्रौद्योगिकी। अवंती हुआ, मगध हुआ, दोनों के पास आयरन टेक्नोलॉजी अच्छी खासी थी, इसलिए ये लोग विस्तृत थे, और साथ में अपने पास क्या, समृद्ध आर्थिक संसाधन भी थे। बात करो अवंती में, चंड प्रद्युत मिलता है। गौतम बुद्ध के समय अवंती का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था चंड प्रद्युत। उसकी उग्र नीति के कारण उसे क्या, चंड प्रद्युत कहा, किसी महावज्ञ जातक के अनुसार, ठीक ना। बिंबिसार और प्रद्युत की बात करूं तो जब पांडु रोग हो गया था चंद्र प्रद्युत को, पांडु रोग हो गया था, ठीक है ना, इसको पीलिया बोलते हैं, जॉइंडिस। तब मगध के राजा बिंबिसार ने क्या, अपने प्रसिद्ध राजवैर जीवक को यहाँ पे भेजा था। आगे जीवक महाराजवैद है। यह घटना मगध और अवंती के मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाती है। पालक की बात करते हैं तो परिशिष्ट परवन के अनुसार, हेमचंद का परिशिष्ट परवन है, इसके अनुसार प्रद्योत के पुत्र पालक ने वत्स पर आक्रमण किया था और इसे अवंती में मिला लिया था। अवंती की पत्नी की बात करूं तो मगध का शासक जब शिशुनाग बनता है तो अवंती को पराजित करता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है ना। इस पर अवंती की स्वतंत्रता चली जाती है। अब आता मगध। मगध अपने आप में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, प्रभावशाली था, सबसे शक्तिशाली था, प्रभावशाली था। आगे चलकर क्या होता है बेटा, यह भारत के विशाल साम्राज्य बन जाता है। मगध वर्तमान में कहा, मगध में वर्तमान में कौन कौन क्षेत्र, तो गया, पटना, शहादाबाद, नालंदा, दक्षिणी बिहार, ये आपके मगध में शामिल थे, याद रखना। राजधानियों की बात करूं, राजधानी की बात करूं तो प्रारंभिक राजधानियां राजागृह या गिरिवक्ष, इनको एक ही नाम है, दोनों को अलग नहीं, एक ही नाम है, राजागृह और गिरिवक्ष, ठीक है ना। बाद में पाटलिपुत्र बनती है, बाद में पाटलिपुत्र बनती है। यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट आपके आ गए, यहाँ पे पढ़ लो इनको। आ जाओ अपने पास, गणतंत्री राजतंत्र कौन कौन से हैं। अब आ जाओ गणतंत्री राजतंत्र कौन कौन से, पहले उनको देखते हैं। यहाँ पे आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी में आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा, और इसकी विशेषता यहाँ पे दी गई है। देखो 16 महाजनपद है बेटा, अच्छे से रिवाइज करना, मैंने इन शॉर्ट में बता दिया है। मैंने क्या इन शॉर्ट में बताया, डिटेल में नहीं बताया, बट आपसे उम्मीद करूंगा अच्छे से याद करो। मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे उनको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। जो फैक्ट थे मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, सब बता दिया है, और बता दिया कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। एक्चुअली पूरा फैक्चुअल डाटा था, आप समझाने की कोई नीड नहीं थी इसमें मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं हम लोग इसकी। चलो, तो गणतंत्री राजतंत्र, आपको पता है 16 महाजनपद थी, 16 महाजनपद
के अतिरिक्त 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या अनेक गणराज्य भी थे, अनेक गणराज्य भी थे। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? पाली साहित्य में मिलता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्या गणतंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाली साहित्य में मिलता है। गणराज्य कौन थे? तो कपिल वस्तु के साथ हो गए, कपिल वस्तु के साथ हो गए। कहाँ पे बेटा? आधुनिक पिपरवाह बस्ती उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, यहाँ के गढ़ राजा थे, ठीक है ना, गढ़ राजा थे, गढ़ के राजा थे कपिल वस्तु के। बात करते हैं रामग्राम की कौली। रामग्राम की कौली तो यह राज्य साक्यों के पूर्व स्थित था। रोहिणी नदी के साथ और कोली राज्यों की भी सीमा बनाते हैं। रोहिणी नदी क्या करती है? रोहिणी नदी कपिल वस्तु के साथ थे आपके, कपिल वस्तु के साथ थे। और कोलीय राज्य जो आपका रामग्राम की कोली, इनकी मध्य सीमा कौन बनाती है? रोहिणी नदी। इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। इन दोनों के मध्य क्या होता है? हमेशा जल बंटवारे को लेकर संघर्ष था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी एक यूपी के एग्जाम में, ठीक ना, कि किन दो गणराज्यों के मध्य रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद था? तो कपिल वस्तु के साथ और आपके रामग्राम की कोली है, ठीक ना। पावा के मल्लों की बात करें अपन लोग, तो पावा जैन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भगवान महावीर की निर्माण स्थली अर्थात मोक्ष स्थली मानी जाती है। कुशीनारा के मल, तो कुशीनारा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है ना। मिथिला के विदेह, विदेह की राजधानी मिथिला थी। यह वज्जी संघ का प्रमुख घटक था। पिपलियन के मौर्य, पिपलियन के मौर्य, यह गणराज्य नेपाल की तराई में था। मौर्य वंश का संबंध इन्हीं मौर्यों से माना जाता है। सुषुमार की भग, यह वर्तमान मिर्जापुर में था। अलकप्प के बुली, अलकप्प के बुली कहाँ पे रहा? अलकप्प जो बुली गणराज्य है अलकप्प क्षेत्र में स्थित था, वर्तमान का सादाबाद मुजफ्फरपुर। केसपुत्र के कलाम, केसपुत्र के कलाम तो अलार कलाम यहीं से संबंधित है आपके। अलार कलाम जो प्रसिद्ध दार्शनिक है आपके, यहीं से संबंधित है। इसकी राजधानी केसपुत्र जो कि गोमती नदी के आसपास थी। वैशाली की लिच्छवी की बात करूं तो वज्जीगढ़ संघ का प्रमुख घटक था। वैशाली राजधानी थी। लिच्छवी केंद्रीय विधानसभा में 7,707 लोग थे। इनकी न्याय परंपरा मुक्ता, इनकी न्याय व्यवस्था की मुक्ता परंपराओं पर आधारित थी। प्रमुख गणराज्यों की बात करो इसके लिच्छवियों की, तो साख के लिच्छवी मल्ल आपके प्रमुख गणराज्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण। उत्तर पश्चिम में भी कुछ गणराज्य थे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा में गणराज्य मौजूद थे, जैसे नीसा हो गया, कट हो गया, पेगल हो गया, सिबी हो गया, सुद्रक हो गया, मालव हो गया और मोपे हो गया। आप कहते हैं मालव जाति, यही मालव जाति जब वहां से प्रस्थान करके एमपी की मालवा क्षेत्र में आती है तो उसका नाम मालवा पड़ता है कि नहीं। एक बार फिर से पढ़ो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। कपिल वस्तु के साथ रामग्राम के कोलिए, इनको याद रखना कहाँ पे कौन है। पावा में मल्ल है, कुशीनारा में मल्ल है, मिथिला के विदेह है, ठीक ना। पिपलियों के मौर्य है, सुषुमार के भग है, अलकप्पल के बुली है, केसपुत्र के कलाम है, वैशाली के लिच्छवी है। इनको याद रखना है। उत्तर पश्चिम में नीसा, कट, पेगल, सिबी, सुद्रक, मलव, मोपेक है, ठीक ना। अब बात करते हैं गणराज्यों की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आपका शासक जो होता था निर्वाचित होता था। गणराज्यों में सामंत शासक निर्वाचित था और गढ़ का प्रमुख गणाध्यक्ष कहलाता था। विद्रोह की कम संभावना, क्योंकि निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता था इसलिए क्या विद्रोह की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती थी। अनुशासन जनता, जनता अनुशासन प्रिय थी। राज्य के नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझती थी। जन कल्याणकारी प्रशासन, प्रशासन जो आपका था उदार था और प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला था। न्याय, तो गणराज्यों में न्याय और व्यक्तिगत सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया। सामाजिक सद्भाव की बात करें तो जनता की मध्य आपसी सहयोग और सद्भाव विद्यमान था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतर लिखे गए राजतंत्र और गणतंत्र में, तो वंशानुगत राजतंत्र में निर्वाचित थे। राजा सर्वाधिक शक्तिशाली था, गणराज्य की शक्तियां सीमित थी। शासन का केंद्र राजा होता था, शासन का नियंत्रण केंद्रीय सभा में होता था। सेना रखने के लिए अधिकार केवल राजा को, प्रमुख गण अध्यक्ष अपनी सेवा रखते थे। कर वसूलने का अधिकार राजा को था। गणराज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपना कोष और संसाधन थे। पुरोहित कर जो था राजा का सलाहकार होता था। पुरोहित की भूमिका अपेक्षा के गौड़ होती थी गणतंत्र में। ये आपका क्या हो गया, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर होगा। बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास की। आर्थिक और सामाजिक विकास की, आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करें तो महाजनपद काल में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय क्या हुआ, वृद्धि हुई। जैसे आर्थिक विकास की बात करो तो कृषि आपको मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा बौद्ध ग्रंथ में, पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा बौद्ध ग्रंथ शुद्ध बात के अनुसार खेतों की 2 से 3 बार जुताई की जाती थी। क्या एग्रीकल्चर की बात को पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ शुद्ध निपात में खेतों की 2 से 3 बार जुताई की जाती थी। कृषि प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हो चुकी थी।
सांख्यान गृह सूत्र बोलते हैं यहाँ पे, सांख्यान गृह सूत्र, कि बैलों के द्वारा जुताई होती थी, हल चलाने के साक्ष्य मिलते हैं, और मंत्रों के साथ कृषि संपन्न की जाती थी। चित्रकार, चित्रकार, पाणिनि के समय भूमि का सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी चित्रकार था। भूमि का जो लैंड सर्वेयर था, कौन था? आपका चित्रकार था। भूमि उत्पादन, तो बौद्धायन ग्रंथ के अनुसार 6 निवर्तन भूमि की उपज एक परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मानी जाती थी। 6 निवर्तन, ठीक ना, याद रखना, बौद्धायन के अनुसार। प्रमुख फसलों में आपकी जौ था, प्रमुख फसलों में क्या था? जौ था। अब सूत्र ग्रंथों में जौ की 2 किस्में मिलती है, या वो यामिनी, जौ की 2 किस्में आपको देखने को मिलेंगी, या वो यामिनी, क्या? सूत्र काल में आपको जौ की 2 किस्में या वो यामिनी देखने को मिलेंगी। चावल की बात करें तो कृष्णगिरी, महावरी, हायन, यावक, सष्टिक, ये आपको चावल के साक्ष्य मिलेंगे। चावल की कितनी बेटा? 5 किस्में आपको देखने को मिलेंगी। चावल की 5 किस्में आपको देखने को मिलेंगी, कृष्णगिरी, महावरी, हायन, यावक, सष्टिक। जैन और बौद्ध ग्रंथों बड़े चावलों की बात करूं तो रक्तशाली, कलमशाली, गंधशाली, महाशाली। क्या? जैन और बौद्ध धर्म में अधिक बड़े चावलों की बात करूं, कौन कौन से? रक्तशाली, कलमशाली, गंधशाली, वर्णितशाली। रक्तशाली, कलमशाली, गंधशाली और महाशाली आपको क्या है? जैन और बौद्ध ग्रंथों बड़े चावल के साक्ष्य। इस बात को आपको रखना, क्या रखना? ठीक है। चावल की 5 किस्में आपकी, कृष्णगिरी, महावरी, आयन, यावक, स्टव। एक गन्ने के साक्ष्य मिलते हैं, बौद्ध धर्म में गन्ने की खेती का साक्ष्य मिलता है। गृहपति या महिला, गृहपति कौन था? तो इस काल में कुछ व्यक्तियों के पास अत्यधिक भूमि धन संपत्ति थी, ऐसे व्यक्ति को गृहपति या महिला कहते थे। महिला, ठीक है, मतलब महल का निवासी महिला, ठीक है, महिला। गृहपति कौन था? वैदिक काल में गृहपति यज्ञ कराने वाले पशुपालक थे, किंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन हो गए? विशाल प्रतिसत्तात्मकता, परिवारों के मुखिया हो गए, बड़े भूमिधर हो गए, ग्रामीण समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हो गए थे। धन के कारण क्या समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था गृहपतियों को। मेंढक की बात करें, मेंढक कौन थे? तो मेंढक अपने अत्यंत संपन्न गृहपति थे, वह राज्य की सेना को वेतन देता था और 1250 गौ सैनिक नियुक्त किए थे। मेंढक कौन था? मेंढक एक अत्यंत संपन्न गृहपति के एग्जाम्पल है, जो राज्य की सेना को वेतन दे रहा है और 1250 गौ सैनिक नियुक्त किए गए थे। अनाथ पिंडक आपको पता है, अनाथ पिंडक भी क्या थे? महान गृहपति था, जिसने क्या जेतवन बिहार बनवाया था बौद्ध संघ के लिए। ग्राम भोजक भी क्या था? ग्राम भोजक कौन था बेटा? भू स्वामित्व और सीमा विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी ग्राम भोजक था। श्रेणियों की बात करें, गिल्ड्स क्या थी? तो श्रेणियां शिल्प व्यापारियों के अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न संगठन स्थापित किए गए थे, इन्हें उन्हें संघ या श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के कार्यों की बात करूं तो कारीगरों को कच्चा माल दे देती थी, व्यापारिक गतिविधि को संगठित करती थी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का काम संभालती थी, सदस्यों के आपसी बात, ये वाला पॉइंट आपसे 12 पूछा गया है, बच्चे डाउट में होते थे, ठीक ना। सदस्यों की आपसी वाद विवाद का निपटारा, मतलब न्यायिक कार्य भी कर रही है। ज्येष्ठक कौन थे आपके? तो ज्येष्ठक जातक कथाओं के अनुसार 18 प्रकार की श्रेणियां थी, ठीक ना। उनमें से जो प्रधान श्रेणी का प्रधान था उसको ज्येष्ठक, क्या श्रेणी के प्रधान क्या? ज्येष्ठक। कई पहले आपको पहले श्रेणिक कहा जाता है, अब ज्येष्ठक हो गया, ठीक ना। 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, श्रेणी के प्रधान को क्या? ज्येष्ठक कहा जाता है, क्या? ज्येष्ठक कहा जाता था। स्त्री और श्रेणी की व्यवस्था, तो यदि कोई स्त्री बौद्ध संघ में प्रवेश करना चाहती थी तो उसे अपने पति से और अपनी श्रेणी से, पति की श्रेणी से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी स्त्री को बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो क्या आपको अपने पति से और पति की श्रेणी से अनुमति लेनी पड़ेगी। पनय स्थिति क्या होती है? पनय सिद्धि सरकार, पनय सिद्धि संस्कार क्या होता है? पन्न, पनय सिद्धि संस्कार क्या होता है? पनय सिद्धि संस्कार व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए पनय सिद्धि संस्कार किया जाता था। इस अनुष्ठान में सोम की पूजा होती थी। किसकी? सोम की पूजा होती थी। व्यापारिक मार्गों की बात करूं तो महाजनपद काल में व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास होता है। नगरों के विकास के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां तीव्र होती हैं। वणिक और सृष्टि, अब वणिक और सृष्टि, नगरों में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यापारियों को वणिक या सृष्टि कहा गया। व्यापारियों को क्या? व्यापारियों को वणिक या सृष्टि, व्यापारियों के प्रमुख को नहीं, व्यापारी को वणिक या सृष्टि कहा जाता। सार्थवाय कौन होता था? सार्थवाय जो व्यापारी समूह या काफलों में दूर दूर तक स्थल मार्ग में व्यापार करते थे उनके मुखिया को, मतलब व्यापारिक काफलों के मुखिया को सार्थवाय कहते हैं। व्यापारिक काफलों के मुखिया को क्या हम लोग? सार्थवाय कहते थे। सार्थवाय का काम क्या था? काफलों का नेतृत्व करना, व्यापारिक मार्ग का चयन करना, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक ना। वास्तव वास्तव सुषमा, वास्तव सुषमा कौन था बेटा? वास्तव सुषमा, वास्तव सुषमा जलमार्ग द्वारा व्यापार करने वाले व्यापारियों के प्रमुख को वास्तव सुषमा कहते थे। समुद्री व्यापार
स्थल मार्ग की तुलना में अधिक जोखिम माना जाता था, किंतु इसमें लाभ भी अधिक था। क्या ना, वास्तु सुषमा, आप शब्द पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो वास्तु सुषमा क्या था आपका, जलमार्ग से व्यापार करने व्यापारी थे। प्रमुख बंदरगाहों की बात करूं मैं, तो पश्चिमी घाट पे आपको भड़ौच और सोपारा मिलेगा। भड़ौच और भड़ौच और आपको सोपारा मिल जाएगा। वहीं पूर्वी घाट पे आपको तामलिप्ति मिल जाएगा। ठीक है ना, इनसे क्या विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार में आपको जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारी निम्न क्षेत्रों से, लंका से, स्वर्णभूमि से और बबेरी द्वीप से, कहाँ से, लंका से, स्वर्णभूमि से और बबेरी द्वीप से आपका व्यापार करते थे। ब्याज की दरों की बात करूं तो धर्म सूत्रों के अनुसार 16% ब्याज, वार्षिक ब्याज लिया जाता था। उत्तरापद क्या बेटा, उत्तरापद उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इस पे जो नगर जुड़े हुए थे, कौन कौन से नगर थे, राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी और आपको कौशाम्बी, ये प्रमुख नगर थे जो आपके इससे जुड़े हुए थे। ये प्रमुख नगर थे जो आपके इससे जुड़े हुए थे। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। यह मार्ग क्या, उज्जैनी होते भड़ोच तक पहुंचता था। राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैनी और भड़ोच, इससे आपके प्रमुख जुड़े हुए थे। यह आपका उत्तरापद मार्ग है। ठीक है ना, बात करते हैं सिक्कों का प्रचलन। अब सिक्कों में आपको एक यहाँ पे क्रोनोलॉजी थोड़ी लिखी होगी, बहुत अच्छे से लिखी होगी, याद रखना। सिक्कों की बात करते हैं तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत में व्यवस्थित मुद्रा का प्रयोग हुआ था। जो इस कारण सिक्के चले थे उनको आज सिक्के या पंचमार्क कॉइन कहते हैं। सबको पता है बेटा, आज सिक्का, पंचमार्क सिक्का क्या होता था। यह भारत का उपलब्ध सबसे प्राचीन सिक्का माना जाता है। प्रारंभ में चांदी से निर्मित था, बाद में तांबे से बनने लगा। आकार इनका अनिश्चित था। आकार क्या था, अनिश्चित था, इनरेगुलर था। और सिक्कों पर ठप्पे द्वारा चिन्ह अंकित किए जाते थे। इसी कारण से क्या पंचमार्क या आज सिक्का कहा जाता है। प्राप्ति स्थल की बात करूं तो सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त होते हैं। तक्षशिला के बिरदू क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र गंधार का भाग था, इसके कारण से क्या गंधारण सिक्का भी कहा गया। याद रखना, पहले क्या इसको गांधारण सिक्का भी कहा गया। ठीक ना, तो सबसे पहले सिक्का कहाँ से, तक्षशिला से प्राप्त हुआ। ठीक ना, तक्षशिला के बिरदू क्षेत्र से। यह क्षेत्र गंधार का भाग था, इसलिए इसको क्या गंधारण सिक्का भी कहा गया। तो आज सिक्के का दिए अन्य नाम आपसे पूछे प्राप्ति स्थल की वजह से क्या हो जाए आपका गांधारण सिक्का। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, आप मुझे पता है नाम पहली बार सुन रहे होंगे। आज सिक्कों की बात करें तो आज सिक्कों पर अंकित क्या है बेटा, इन सिक्कों पर शासक की आकृति अंकित नहीं है, बल्कि शासक की आकृति अंकित नहीं है, ना उनके नाम अंकित, बल्कि सूर्य, चंद्रमा, वेदिका, पशु आकृतियां, अस्त्र शस्त्र, ज्यामितीय आकृतियां आपकी उल्लिखित हैं। इन्हीं चिन्हों के आधार पर सिक्कों की पहचान की जाती थी। आज सिक्कों की बात करें तो ना इस पे देवी देवताओं की मानव आकृतियां मिलती हैं, सिक्कों पर कोई तिथि नहीं मिलती है। प्रारंभ में यह आर्थिक संगठन द्वारा जारी किया गिल्ड्स के द्वारा। इनका प्रचलन 2 शताब्दियों तक रहा। कालावधि 6वीं से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। नंद काल में इनका मानकीकरण होता है। नंद काल के समय पे क्या होता है, सिक्कों में आकार और भार मानकीकृत हो जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र क्षेत्र से नंदकालीन सिक्कों का बड़ा भंडार प्राप्त हुआ गोरखपुर से। ठीक है ना, बात करें प्रमुख सिक्कों की तो कसारपण। कसारपण आपका चांदी का सिक्का था, जिसे पाली भाषा में कहासन कहते थे। क्या, कहापन कहते थे, कहापन। याद रखना, कसारपण आपका चांदी का सिक्का था, जिसे पाली भाषा में कहापन कहते थे। इसका स्थान उल्लेख महास्थान लेख, भरतुत वेदिका और नाना घाट से मिलता है। क्या, कसारपण आपका चांदी का सिक्का था, पाली भाषा में कहापन कहते हैं। इसका उल्लेख महास्थान लेख, भरतुत वेदिका और नानाघाट अभिलेख से मिलता है। फिर से सुन लो, कसारपण आपको क्या महास्थान लेख, भरतुत वेदिका और नानाघाट अभिलेख से मिलता है। ठीक है ना, फिर से बोल लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको याद करना। कसारपण आपका चांदी का सिक्का था, जिसको पाली भाषा में कहापन कहते हैं। इसका उल्लेख महास्थान, भरतुत वेदिका और नानाघाट अभिलेख से मिलता है। बात करते हैं सतमान की। सतमान आपका चांदी का सिक्का था। भार कितना था, 16 रत्ती, लगभग 11 ग्राम। ये पूछा गया आपसे। सतमान के विभाग अर्ध सतमान, पाद सतमान और आपके अर्ध सतमान। ठीक ना, अर्धपाद 1/4, अर्ध सतमान 1/2, पाद सतमान 1/4। आपका अर्धपद जो अर्धपाद सतमान था आपका 1/8 था। ठीक ना, तो दोनों आपके कसारपण और सतमान चांदी के सिक्के थे। पण भी आपके क्या थे, चांदी के सिक्के थे। मासक आपके आरंभिक चांदी के सिक्के थे, बाद में तांबे के बन गए थे। ककड़ी और अर्ध ककड़ी तांबे के सिक्के थे। स्वर्ण उपाद सोने के सिक्के थे। स्वर्ण उपाद आपके सोने के सिक्के थे।
मासक बराबर एक पाद होता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अजातशत्रु के समय देख लो करना हो तो बिंबिसार अजातशत्रु के समय क्या मासक बराबर एक पाद मतलब नहीं है। पाणिनि के ग्रंथों पर निष्पाद मास का उल्लेख मिलता है। ये आपकी पूरी अर्थव्यवस्था हो गई है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था थी महाजनपद काल की। अब आते बेटा महाजनपद काल की सामाजिक व्यवस्था पे। ठीक है, महाजनपद काल की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, एक बार ऊपर से रिपीट करो जल्दी से, आपके पास नोट्स ऑलरेडी बेटा, पीडीएफ ऑलरेडी आपको भेज दी जाती है, जल्दी से एक बार ऊपर से रिपीट करके आओ। आज मैं पता स्पीड में हूँ, क्यों स्पीड में हूँ, क्यों ये टॉपिक आज अच्छे से टू द पॉइंट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ कवर करना है, बात करता हूँ। हो गया रिवीजन, तो आगे बढ़े हम लोग, रिवीजन हो गया तो आगे बढ़े। चलो सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो महाजनपद काल में क्या नगरीकरण, व्यापार और पन्न उत्पादन तथा सिक्कों का प्रयोग के कारण क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन हुआ था। ठीक है भैया, इस काल में जो वैदिक परंपरा थी उसके साथ साथ कई नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का भी उदय हुआ था। क्या नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ था। जैसे आपको नवीन धार्मिक आंदोलन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्या आपको नवीन धार्मिक आंदोलन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको महाजनपद काल में अनेक अपरंपरागत विचारधारा विकसित हुई, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय। इन आंदोलनों ने क्या किया बेटा, वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौतियां दी। ब्राह्मणों की स्थिति की बात करूं तो गणराज्यों में गणसंघों में ब्राह्मणों का अपेक्षाकृत कम प्रभाव था, क्योंकि वह पुरोहित की भूमिका नहीं थी आपकी। राजतंत्रों में ब्राह्मण की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी, प्रभावशाली थी, क्यों बेटा वहां पे पुरोहित चाहिए थे। बात करूं मगध और कौशल में, मगध और कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों में बौद्ध साहित्य में ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो ब्राह्मणों की आर्थिक संपन्नता का प्रमुख आधार क्या था, भूमिदान। भूमिदान, हालांकि यहाँ पे भूमिदान उस तरीके का नहीं जैसे सातवाहन काल में आता है, भूदान ऐसा नहीं है सातवीं उसमें आता है, ठीक ना। निम्न राज्यों द्वारा ब्राह्मणों को दान स्वरूप भूमि दी गई थी, काशी, मल और मगध। अभी उस सातवाहन काल वाला भूमिदान नहीं है आपका। ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध व्यवसाय, तो कुछ धर्म सूत्रों में ब्राह्मणों के लिए निम्न व्यवसायों को अनुचित बताया गया, पशुपालन, कृषि, सेवा, दासत्व। अर्थात अर्थात आदर्श रूप में ब्राह्मणों को धार्मिक और वैदिक कार्य की सीमित रखा गया था। सामाजिक परिवर्तन की बात करूं तो जो महापाषाण काल, जो महाजनपद का काल है, समाज एक संकीर्णशील समाज था। यहाँ पे उत्तर वैदिक परंपराएं, नवीन आर्थिक संरचना, नगरीय जीवन, व्यापारिक गतिविधियां, नवीन धार्मिक आंदोलन, ये सभी एक साथ विकसित हो रहे थे। क्या सभी आपके एक साथ विकसित हो रहे थे, ठीक है ना, याद रखना। अब बात करते हैं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय नगरीकरण। तो नगरीकरण क्रांति की अवधारणा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्बन रेवोल्यूशन है क्या चीज। तो गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रेवोल्यूशन में कहा है, इसमें क्या नगरीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। कुछ याद रखो ना रखो,
इस बुक का नाम रखना, 5 से 6 बार आपसे पूछ ली गई है। द अर्बन रिवॉल्यूशन किसकी बुक है बेटा? गॉर्डन चाइल्ड की है। किसकी है? गॉर्डन चाइल्ड की है। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ पे बेटा? गंगा यमुना दोआब में और बिहार क्षेत्र में नगरीय जीवन का पुनरुत्थान हुआ था। इसी को अपन क्या सेकंड नगरीकरण कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। प्रथम व द्वितीय नगरीकरण की बात करूं तो प्रथम कौन सा था बेटा? प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का था, जो 1800 ईसा पूर्व तक विद्वान था। और सेकंड की बात करूं, सिंधु के पतन के 1000 बाद, सिंधु के पतन के 1000 वर्ष बाद विकसित नगरों का अभाव दिखाई दिया, पुनः गंगा घाटी में नगर विकसित हुए। इसको अपन क्या द्वितीय नगरीकरण की विशेषता की। गॉर्डन चाइल्ड ने क्या क्या विशेषता थी? तो गॉर्डन चाइल्ड ने नगरीय सभ्यता की निम्नलिखित विशेषता बताई। यहाँ पे क्या था? विशाल नगर होनी चाहिए, घनी आबादी और बस्ती होनी चाहिए, खाद्य उत्पादक वर्ग से पृथक होने चाहिए लोग। नगरों में ऐसे लोग निवास करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से खेती का काम नहीं करते, जैसे शासक वर्ग, शिल्पी वर्ग, सौदागर, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, ठीक है ना। शिल्प विशेषज्ञों की बस्ती, ऐसे विशेषज्ञ जो किसी उत्पादन न करके शिल्प और उद्योग से जुड़े रहते थे। अधिशेष उत्पादन किसको द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित अधिशेष को कर रूप में शासक वर्ग प्राप्त करता था। मुद्रा, व्यापारिक गतिविधि के लिए मुद्रा का प्रचलन था। व्यापार और वाणिज्य, स्थानीय तथा दूरस्थ व्यापार था। लेखन कला, लेखन और अभिलेख करने का ज्ञान था। धार्मिक संस्थानों की बात करें, धर्म और धार्मिक भवन का विकास हो गया था। संगठित कर संरचना थी, ठीक ना, ठीक ना, संगठित कर संरचना थी। एक क्या बेटा आपकी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा बताई गई नगरों की विशेषताएं, इनसे आपका क्वेश्चन पूछता है सीधा आपसे। बात करूं द्वितीय नगर प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नगरों में 60 प्रमुख नगर हैं। पूर्व में चंपा, पश्चिम में भृगुकच्छ, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कावेरीपत्तनम। कर लो बेटा कौन कौन से? पूर्व में चंपा, पश्चिम में भृगुकच्छ गुजरात में, उत्तर में आपका कपिलवस्तु और दक्षिण में आपका कावेरीपत्तनम। कहाँ पे? कावेरीपत्तनम साउथ में। प्रमुख नगर की बात करूं श्रावस्ती, वैशाली, राजागृह, चंपा, कौशाम्बी, ये आपके प्रमुख नगर थे, ठीक ना। अब लोहे प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? आपका आयरन टेक्नोलॉजी का इसमें क्या योगदान है उसको देखते हैं हम लोग। तो द्वितीय नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था बेटा? लोहे टेक्नोलॉजी थी। द्वितीय नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार आपकी क्या थी? लोहे टेक्नोलॉजी थी। इस पर कृषि का प्रभाव, अब वही देखा, जंगलों की सफाई हुई, कृषि का विस्तार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, अधिशेष उत्पादन हुआ। जब अधिशेष उत्पादन बढ़ा तो इससे क्या हुआ बेटा? बड़ी बड़ी बस्तियों का विकास हुआ, गैर कृषक वर्गों का पोषण संभव हुआ, व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन मिला और नगरों का विकास हुआ। एक कॉमन चीज है। लोहे उपकरणों की बात करते हैं, लोहे उपकरणों की बात करते हैं तो लोहे उपकरणों में प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। क्या? लोहे उपकरणों में कौन कौन से स्थल? राजघाट, वैशाली, चिरान, सोनपुर, चंपा। इन स्थलों से क्या मिलता है? हमें लोहे उपकरण मिलते हैं, ठीक ना। और 650 ईस्वी तक पूरी भारत में लोहे तकनीक क्या विकसित हो चुकी थी। देख लिया। नगरीय क्रांति में लोहे तकनीक का योगदान किस प्रकार वो देखते हैं। आप देखो लिखा है लोहे तकनीक का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? कृषि का उत्पादन हुआ, अधिशेष उत्पादन उपलब्ध हुआ, व्यापार शिल्प का विकास हुआ, नगरों का अदा हुआ, महाजनपदों की आर्थिक शक्ति बढ़ी, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या द्वितीय नगरीकरण ने क्या किया? लोहे तकनीकी और उससे उत्पन्न अधिशेष उत्पादन का प्रमुख आधार बना, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण में क्या? लोहे तकनीक और उससे उत्पन्न अधिशेष उत्पादन प्रमुख आधार बना सेकंड अर्बनाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं शहरी केंद्रों का उदय। शहरी केंद्रों का उदय तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में आर्थिक प्रगति और द्वितीय नगरीकरण का काल माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पूरे नगरीकरण आपको एक चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पे, उत्तरी काले पॉलिसर मृदवान। क्या? उत्तरी काले पॉलिसर मृदवान, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। तो इनकी विशेषता क्या बेटा? लोहे के फाल यहाँ पे होते थे। उत्तरी काले पॉलिसर मृदवान की संस्कृति जहां से मिली वहां पे क्या आपको लोहे के फाल मिलेंगे, पक्की हुई ईंटें मिलेंगी, मंडल कूप या घेरदार कुएं आपको मिलेंगे। अब विकसित शहरी जीवन आपको मिलेगा। कृषि उत्पादन परिवर्तन, धान की रोपाई का विकास हो गया यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या? धान की रोपाई होने लगी, लोहे के कृषि उपकरण उपयोग होने लगा। दास और कर्मकार, अब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको दास और कर्मकार मुख्यतः कृषि क्षेत्र में आपको काम करते हुए दिखेंगे। रोग कृषि की बात करूं तो मध्य गंगा घाटी में चावल का उत्पादन, ऊपरी गंगा घाटी में गेहूं आपको मिलेगा। उत्पादन अधिशेष हुआ, इसके परिणाम से क्या हुआ बेटा? वही चीज है कि शहरी केंद्रों का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, अधिशेष उत्पादन बढ़ा। यहाँ पे मोस्टली फैक्ट नहीं, आपके ये कहानी आप पढ़ चुके हो जिंदगी भर से। नगरीकरण के प्रमुख कारणों की बात करूं तो कृषि में लोहे का प्रयोग, ठीक है भैया, जंगलों की सफाई, कृषि का विस्तार, उत्पादन बढ़ा, नए शिल्पों का विकास होता है, शिल्प क्षेत्रों का क्षतिकरण होता है, सीढ़ियों का उदय होता है,
व्यापार और वाणिज्य का विकास होता है, सिक्कों का प्रचलन होता है, व्यापारिक मार्गों का उदय होता है। राजनीतिक कारणों में क्या, राजनीतिक परिवर्तनों में क्या हुआ, नगरों की विकास में, नगरों के विकास से क्या हुआ, राजधानी का निर्माण हुआ, प्रांतीय केंद्र बने, प्रशासनिक केंद्र बने, ठीक है ना। नगरों के प्रथम उल्लेख की बात करूं, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण आपका, नगरों का प्रथम उल्लेख आपको तैतरेय अरण्यक में मिलता है। तैतरेय अरण्यक में आपको नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। नगर 60 देख लिए हमने, 20 नगर देख लिए। बुद्धकालीन 6 नगर आपके लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धकालीन 6 नगर कौन कौन से, राजगृह, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी। राजगृह, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी। राजगृह, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी। अब आ जाओ मगध का आरंभिक इतिहास। ये आपका मगध, यहाँ पे मगध का आरंभिक इतिहास। देखो मगध काल आप एक पूरा मगध हम लोग एक अलग क्लास को करते हैं टाइटल बना के। जैसे मगध आपका आ जाएगा, हरेक वंश आ जाएगा, बिंबिसार इसमें आ जाएंगे आपके, बिंबिसार की वैवाहिक नीति आपकी आ जाएंगी इसमें, अजातशत्रु आ जाएगा। क्योंकि मुझे अब इसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, अभी तक जो क्लास स्पीड में होगी ना, अब स्लो करना पड़ेगा। इसको मैं अलग से लग रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को अलग से रखो, मगध वंश पूरा आपको अलग से रखो, मगध साम्राज्य, ठीक है। इसको भी एक अलग क्लास हो जाएगी। एक मगध की क्लास है, एक ईरानी यूनानी आक्रमण की क्लास है आपके यहाँ पे। 2 क्लास आपके यहाँ पे हो गई, ठीक है ना, 2 क्लास। अभी कितनी क्लास बची वो बता रहा हूँ आपके लिए, 2 हो गई। हम्म, ये आपकी थर्ड क्लास यहाँ पे आ जाएगी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे। यहाँ पे 3, अभी आपकी 3 से 4 क्लास मिलनी है, 3 से 4 क्लास मिलनी है। और इसी हफ्ते में हम लोग क्या, यूनिट 3 भी शुरू करने वाले हैं। इसी वीक को हम लोग यूनिट 3 भी शुरू करने वाले हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, आज की क्लास थोड़ा स्पीड में की है तो माफी चाहूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। क्लास को स्लो करके देखना। मैं आपको पीडीएफ पीपीटी पहले भेज देता हूँ, तो आप रिवाइज कर लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, जय हिंद, जय भारत।